गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंटम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और विश्वास है कि आप सभी लोग घर में पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। साथ में महाविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ उठाते हुए अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं, एकाधिकार, मोनोपोली। एकाधिकार से तात्पर्य होता है एक का अधिकार, मतलब यदि किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता हो तो हम उसको एकाधिकार कहेंगे। लेकिन एकाधिकारी होने के लिए या एकाधिकार के लिए केवल एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि जो एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता है उसका अपनी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। साथ में उसकी कोई निकट स्थापन वस्तु, मतलब उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट बाजार में उपस्थित ना हो। साथ ही उसको भविष्य में इस चीज की निश्चिंतता होनी चाहिए या वो इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि भविष्य में उसका कोई प्रतियोगी बाजार में नहीं आ पाएगा। यदि ये सारी दशाएं पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं वो बाजार पूर्ण रूप से एकाधिकारी बाजार है या बाजार में एकाधिकारी की स्थिति है। एकाधिकार जो फर्म या उत्पादक होता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, मैक्सिमम प्रॉफिट ही उसका मेन उद्देश्य होता है। इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या एकाधिकारी कीमत और पूर्ति इन दोनों को एक साथ निश्चित कर सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं नहीं। एक एकाधिकारी कीमत और पूर्ति इन दोनों को एक साथ निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्ति तो उसके कंट्रोल में है, पूर्ति तो उसके नियंत्रण में रहती है, लेकिन बाजार में मांग उसके कंट्रोल में नहीं है और मांग को वो प्रभावित नहीं कर सकता है। इसीलिए कीमत और पूर्ति दोनों को एक साथ निश्चित नहीं कर सकता। यदि वो बाजार में पूर्ति को निश्चित करता है तो उसको मांग की दशाओं के अनुसार जो भी कीमत होगी उसको अपनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, और या कीमत को निश्चित करता है तो उसको बाजार की मांग की दशाओं के आधार पर पूर्ति को वो क्या करेगा, कीमत के आधार पर कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से एक एकाधिकारी को ज्यादातर कीमत ही निश्चित करता है, क्योंकि यदि पूर्ति निश्चित करेगा तो पूर्ति में यदि मांग कम हो गई बाजार में तो उसकी वस्तु बाजार में बिक नहीं पाएंगी और उसको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए एकाधिकारी जो रहता है ज्यादातर कीमत को ही निश्चित करता है, पूर्ति को नहीं। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि एकाधिकारी जो फर्म होती है उसका जो मांग वक्र है, AR वक्र, वो नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? तो इसका उत्तर ये है, या इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जो एकाधिकारी फर्म है उसका मांग वक्र, AR वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि जो एकाधिकारी फर्म होती है या उत्पादक होता है वो अपनी वस्तुओं की जब ज्यादा मात्रा को बेचना चाहता है तो वस्तुओं की कीमतों में कमी करेगा, और जब कीमत में कमी करता है तो वो एक दो इकाइयों में नहीं करता, वो पिछली जितनी भी इकाइयां होता है सब में कमी करता है। और यही कारण होता है कि जो उसका पर यूनिट प्रॉफिट है वो तो कम हो जाता है, लेकिन चूंकि उसकी पूरी वस्तुएं बिक जाती हैं इसलिए वो क्या कर देता है, उसका टोटल प्रॉफिट बढ़ जाता है। यही कारण है कि एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और MR AR से कम होता है। अब जो एकाधिकार है वो कई कारणों से ही उत्पन्न हो सकता है। एकाधिकार कई कारणों से, जैसे मान लीजिए कभी कभी वस्तु का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब जब नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है तो जो बड़े उत्पादक हैं वो तो वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं और छोटे उत्पादक नहीं कर पाते हैं, तो जो बड़े उत्पादक होगा उसका ऑलरेडी बाजार में एकाधिकार हो जाएगा। या कभी कभी मतलब सार्वजनिक हित को देखते हुए जो सरकार होती है कुछ उत्पादन को या कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेती है। जैसे हम देखते हैं डाक, तार, रेल, ये सारी चीजें सार्वजनिक सरकार के अधिकार में है, सरकार उसको अपने कंट्रोल में है लिए, और उसमें हम कहेंगे कि सार्वजनिक एक अधिकार की स्थिति में आ गई। या कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कच्चा माल अपने पास पूरा एकत्र कर लेता है, दूसरे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है या दूसरे उत्पादकों को नहीं मिल पाता है, तो फिर उस व्यक्ति का उस वस्तु पर पूरा एकाधिकार स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से एकाधिकार कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है या फर्म का संतुलन कैसे होता है। तो एकाधिकारी
कीमत का निर्धारण दो रीतियों से कर सकती है। एक तो टीआर और टीसी। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट, और दूसरा एमआर और एमसी। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरह से इन दोनों के आधार पर वो कीमत का निर्धारण कर सकती है। यदि टीआर और टीसी के द्वारा करती है तो जहां पर टीआर मतलब आपकी कुल आय और टीसी मतलब कुल लागत, इन दोनों के बीच की दूरी जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। फर्म का जो संतुलन है वो अल्पकाल और दीर्घकाल इन दोनों दशाओं के अंतर्गत देखेंगे अपन। अल्पकाल में फर्म का संतुलन वहां पर होता है जहां पर, या दीर्घकाल में भी वहां पर होता है जहां पर एमआर एमसी को काटता है। मतलब जहां पर एमआर एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। और संतुलन की दूसरी शर्त कि एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं वहां पर फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। तो अब हम चित्र की सहायता से अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में देखेंगे कि फर्म संतुलन की स्थिति या फर्म कीमत का निर्धारण कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं अल्पकाल में संतुलन। अल्पकाल में फर्म को तीन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है: लाभ, सामान्य लाभ और हानि। अब यदि हम देखते हैं कि फर्म को लाभ की स्थिति है तो उसको हम चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर हमने कीमत या लागत लिया है। एआर और एमआर ये आय वक्र है। एआर और एमआर औसत आय और सीमांत आय, ये दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहे हैं। एमसी वक्र ये ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि एमआर को नीचे से ई बिंदु पर काट रहा है। मतलब यहाँ पर ईक्यू कीमत पर फर्म ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है और यहाँ पर संतुलन की स्थिति है। अब फर्म को लाभ हो रहा है, इसको देखने के लिए हम दो वक्रों को लेते हैं, एसी और एआर। एसी मतलब औसत लागत एवरेज कॉस्ट, और एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू औसत आय। इन दोनों के आधार पर देखेंगे कि फर्म को लाभ कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एआर ये वक्र है और एसी वक्र इसके नीचे से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी है, ये लाभ को बता रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं PTSR, ये फर्म को लाभ की स्थिति को बता रही है। मतलब यहाँ पर आय ज्यादा है और लागत कम है, इससे फर्म को लाभ मिल रहा है। दूसरा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर भी हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर हमने कीमत और लागत दिखाई है। अब यहाँ पर भी एआर और एमआर दोनों औसत आय वक्र और एमआर सीमांत आय वक्र है। फर्म संतुलन की स्थिति में यहाँ पर ई बिंदु पर है क्योंकि ई बिंदु पर एमसी वक्र एमआर को नीचे से काट रहा है। अब फर्म यहाँ पर ईक्यू कीमत पर ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। अब फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है। इसको देखने के लिए हम क्या चीज देख रहे हैं कि एसी और एआर इन दोनों को देखें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एआर वक्र ये है और एसी वक्र एआर वक्र को पी बिंदु पर, ये एआर को छूता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब पी बिंदु पर केवल सामान्य लाभ मिल रहा है, न फर्म को लाभ हो रही है न फर्म को हानि हो रही है। तीसरी स्थिति में देखते हैं हानि की स्थिति कैसे होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, वाई अक्ष पर फिर से हमने कीमत और लागत दिखाई है। यहाँ पर एआर और एमआर ये दोनों वक्र नीचे की ओर है। एमसी वक्र एमआर को ई बिंदु पर काट रहा है। मतलब यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ईक्यू कीमत पर फर्म ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। अब फर्म को हानि कहाँ हो रही है तो इसके लिए हम एसी और एआर इन दोनों को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो एआर वक्र ये है और एसी वक्र एआर से ये ऊपर की ओर है। मतलब एसी ज्यादा, मतलब लागत ज्यादा है, औसत लागत ज्यादा है और औसत आय कम है। और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये हानि को बता रही है। मतलब यहाँ पर फर्म को TPPS ये फर्म को क्या बता रहा है, हानि की स्थिति बता रहा है। अब प्रश्न उठता कि क्या कोई फर्म हानि उठा के उत्पादन को जारी रख सकती है। तो अल्पकाल में एक फर्म यदि उसको ये औसत परिवर्तनशील लागत, यदि ये लागत निकल रही है तो फर्म हानि सहकर उत्पादन को अल्पकाल में जारी रख सकती है। लेकिन यदि ये भी लागत नहीं निकलेगी तो वो उत्पादन करना बंद कर देगा।
अब हम देखेंगे दीर्घकाल में संतुलन। तो दीर्घकाल में भी फर्म संतुलन की स्थिति में रहती है। तो इसको देखने के लिए कि कैसे रहती है, तो उसमें अपन देखते हैं कि फर्म किस नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, या उत्पादन समता नियम, या उत्पादन ह्रास नियम, लागत ह्रास नियम। अब यहाँ पर हम देखते हैं लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत फर्म कैसे संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर हमने कीमत और लागत। यहाँ पर देख रहे हैं ए आर और एम आर, ये दोनों वक्र नीचे की ओर गिर रहे हैं, और एसी और एमसी ये दोनों ऊपर की ओर उठ रहे हैं। मतलब यहाँ पर लागत बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है। अब संतुलन में कहा है फर्म? ई बिंदु पर संतुलन में है, क्योंकि यहाँ पर भी एमसी वक्र एम आर को ई बिंदु पर काट रहा है। मतलब यहाँ पर ई क्यू कीमत पर फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति है। अब यदि दीर्घकाल में फर्म उत्पादन समता नियम के लागत समता नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, तो लागत समता नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, वाई अक्ष पर कीमत दिखाए हैं। एसी बराबर एमसी, ये सीधी बड़ी रेखा के रूप में एक्स अक्ष के समानांतर। इसका मतलब लागत स्थिर है, न लागत बढ़ रही है न घट रही है। और आपका जो ए आर और एम आर ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो फर्म संतुलन की स्थिति में कहाँ होगी? ई बिंदु पर फर्म संतुलन की स्थिति में होगी, जहाँ पर एमसी वक्र एम आर को ई बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर ई क्यू कीमत पर फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। अब तीसरी स्थिति लागत ह्रास नियम। लागत ह्रास नियम में मतलब लागत कम हो जाए और उत्पादन बढ़े। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लागत ह्रास नियम में ए आर और एम आर दोनों नीचे की ओर है, और साथ में एसी और एमसी मतलब औसत लागत और सीमांत लागत ये भी वक्र नीचे की तरफ गिरते हुए हैं। अब फर्म संतुलन की स्थिति में कहाँ पर है? तो यहाँ पर भी ई बिंदु पर फर्म संतुलन की स्थिति में है, जहाँ पर वो ई क्यू कीमत पर ओ क्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। तो इस तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म को इन तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और कोई भी फर्म, एकाधिकारी फर्म अपनी कीमत को यहाँ पर ऊंची रख सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। वो अपने क्षेत्र में एकाधिकारी होता है, पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। तो वो मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए पूर्ति वस्तु की कीमत को ऊंची रख सकता है। थैंक यू।